हाँ हेलो नमस्कार भाइयों। मैं आज आपको एम ए हिंदी की कहानी है तलाश, जिसके लेखक है डॉक्टर जयप्रकाश करदम। व्यापार कर का नाम सुनते ही गुप्ता का पता बात करने का ढंग बदल गया। पहले जहाँ वो मकान मालिक के दम के साथ बात कर रहा था, पर वो रामवीर सिंह को अदब से साहब संबोधित कर विनम्रपूर्वक बातें करने लगा। मकान में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी साहब, न किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस होगा। यदि किसी चीज़ का कोई भी कमी महसूस होती है तो बता दें, मैं तुरंत करवा दूंगा। गुप्ता के हाव भाव की बातचीत के ढंग से रामवीर ने सहज ही भांप लिया था कि गुप्ता जी क्यों साहब कहकर इतनी इज्जत दे रहा है। उन्होंने समझ लिया कि ये व्यापारी है, इसलिए ये निर्धारण में लाभ पाने के लिए देर सवेरे मदद करने को कहेगा, किंतु तब का तब देखा जाएगा। ये सोचकर उन्होंने गुप्ता का मकान किराए पर लेने का मन बना लिया। कितना किराया होगा मकान का? रामवीर सिंह ने पूछा। किराए की क्या बात है साहब, आपका मकान है, आप ठाठ से रहें, गुप्ता जी ने कहा। फिर भी जो वाजिब समझो वो बताइए। पहले बात किराए से भी तो आप कुछ लेते होंगे, रामवीर सिंह ने कहा। पहले की बात छोड़िए साहब, वो 300 रुपये महीना देते थे, बिजली पानी अलग लेकिन आपको जो उचित लगे वो दें। पिछले किराएदार से हवाला देकर गुप्ता जी ने प्रकारांतर से किराया बता दिया। रामवीर सिंह को मकान का किराया कुछ ज़्यादा लगा, लेकिन उसको मकान लेना ही था और ये मकान उन्होंने उपयुक्त लगा, इसलिए उन्होंने गुप्ता द्वारा बताए गए किराए पर मकान लेने की सहमति दे दी। तब ठीक है, उन्होंने इतना ही किराया मैं भी दे दूंगा। गुप्ता जी के लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी कि रामवीर सिंह उसके बताए किराए पर मकान लेने को तैयार हो गए थे। वो तुरंत बोला, उसकी तो कोई बात ही नहीं है साहब, मकान आपके लिए है, आप जो चाहें इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। आप बता देंगे किस दिन आपको शिफ्ट करना होगा तो मैं एक बार और इसको ठीक से साफ सफाई करवा दूंगा। आपके आने से पहले रामवीर सिंह भी देर करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने गुप्ता से कह दिया कि आप सफाई करवा दें, मैं कल ही शिफ्ट कर लूँगा। गुप्ता के आश्वस्त किया। बहुत अच्छी बात है साहब, कल साहब को यही इसकी सफाई हो जाएगी। आप जब भी आएंगे आपको मकान एकदम साफ मिलेगा। मकान तय हो गया। रामवीर सिंह ने राहत की सांस ली, तब बोले, ठीक है गुप्ता जी, अब हम चलते हैं। कल शाम को मैं अपना सामान लेकर आऊँगा, रामवीर सिंह ने कहा और सीढ़ियाँ उतरकर मकान से बाहर आ गए। उनका साथी और गुप्ता भी उन्हें पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतार आए। अगले ही दिन रामवीर सिंह ने गेस्ट हाउस से अपना सामान उठाया और गुप्ता के मकान में शिफ्ट कर दिया। रामवीर सिंह यहाँ अकेले थे और उनके परिवार बुलंदशहर में ही रहता था। उनका दफ्तर
10 बजे लगता था। सुबह को वो नाश्ता करके 9:30 बजे घर से बाहर निकलते और शाम को 6 बजे के बाद लौटते थे। वो सीढ़ियाँ उतरते सीधे चढ़ जाते। गुप्ता के परिवार या आसपास में अन्य लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वास्ता वो नहीं रखते थे। आते जाते यदि गुप्ता आमने सामने हो जाते तो गुप्ता जी बहुत विनम्रपूर्वक अदब के साथ झुककर उनको नमस्ते करते और गर्मजोशी से पूछते, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है साहब? कोई भी कमी या दिक्कत हो तो बताइए, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। रामवीर सिंह भी उतनी ही गर्मजोशी के साथ मुस्कुराकर उसको नमस्ते जवाब देते और कहते थे कि नहीं, मैं बहुत मज़े में हूँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। घर से थोड़ी दूर ही सड़क के आखिरी छोर पर मंदिर था। रोज़ सुबह शाम वहाँ पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। हालांकि मोहल्ले के अधिकांश लोगों के घरों में छोटे छोटे मंदिर थे। इनमें अपने आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर उनके आगे धूप अगरबत्ती जलाकर वे उनकी पूजा करते थे। लेकिन मोहल्ले के मंदिरों में भी नियमित रूप से जाते थे। मोहल्ले भर की स्त्रियां पुरुष मंदिर में पूजा प्रार्थना के लिए जाते थे। प्रतिदिन मंदिर जाना गुप्ता जी का भी नित्य नैमित्तिक धर्म था। आंधी तूफान भले ही टल जाए, गुप्ता जी मंदिर जाना नहीं टालते थे। मंदिर में पूजा करके तिलक लगवाए बिना उसके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। गुप्ता जी के मकान में रामवीर सिंह एडजस्ट हो गए थे। दोपहर का खाना वो बाहर खाते थे, लेकिन सुबह का नाश्ता अपने शाम को खाना वो खुद बनाते थे। शुरू में कुछ दिन तक घर में झाड़ू लगाना और बर्तन धोने का काम उन्होंने खुद किया था, लेकिन इस बीच 1-2 बार ये काम करते हुए अचानक साथी अधिकारियों के साथ आ जाने पर उन्होंने शर्म का अनुभव किया। उनको साथियों ने उसको टोका कि काम वाली लगा लो और उन्होंने घर में जो कूड़ा उठाने के लिए आने वाली सत्तों से कहकर रामवती को बर्तन और घर की सफाई के लिए रख लिया था।